नमस्कार बच्चों। आज मैं अरुण मिश्रा, स्नातकोत्तर शिक्षक हिंदी, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 सागर, जबलपुर संभाग, आपको जैनेंद्र कुमार जी द्वारा रचित बाजार दर्शन पाठ से परिचित कराऊंगा। तो आप लोग तैयार होंगे पाठ पढ़ने के लिए। सबसे पहले जैनेंद्र कुमार जी ने जो बाजार दर्शन पाठ लिखा है उसकी रूपरेखा चित्रों के माध्यम से जान लेते हैं। कुछ चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं। चित्रों में आपको 4 अलग-अलग बाज़ारों के दर्शन कराए गए हैं। एक जगह आपको कपड़े से सजी हुई दुकानें और दूसरी घर के घरेलू सजावट वाले सामान, दूसरी जगह आपको गहने जेवर दिखाई दे रहे हैं और तीसरी जगह आपको फिर से कपड़े दिखाई दे रहे हैं। इसका तात्पर्य ये है कि आज का जो बाज़ार है वो गहने और कपड़ों से भरा हुआ है। तो इस निबंध में जैनेंद्र जी ने बाज़ार के उपयोग और दुरुपयोग पर सूक्ष्म चिंतन प्रकट किया है। लेखक ने यह बताया है कि बाज़ार मनुष्य की आवश्यकता पूर्ति का साधन है, ना कि उस शोषण, दिखावे या अपने अहंकार के तुष्टीकरण का। तो हम आपसे कुछ चीज़ें यहाँ पर पूछना चाहेंगे। आप टीवी में ऐड देखते होंगे, क्योंकि हर सीरियल में, न्यूज़ में, क्रिकेट मैच में, सभी के दौरान बीच बीच में ऐड आते हैं। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। कथन किस उत्पाद से संबंधित है? निश्चित है आप लोग समझ गए होंगे कि एक कपड़े धोने वाली साबुन है। हम अपनी आवश्यकता की वस्तुएं कहाँ से खरीदते हैं? स्वाभाविक है इसका जवाब आप लोग यही देंगे कि हम बाज़ार से खरीदते हैं। अपने पसंद के उत्पाद की विज्ञापन पंक्ति सुनाइए। ज़्यादातर मैं देखता हूँ कि बच्चे जो हैं वो डेटॉल के विज्ञापन से बड़े प्रभावित रहते हैं। साबुन से सच्चा है, साबुन से अच्छा है, डेटॉल डेटॉल हो। तो आप लोगों का हो सकता है कोई अलग विज्ञापन पसंदीदा हो सकता है। वर्तमान में बाजार का कौन सा रूप सर्वाधिक लोकप्रिय है? तो वर्तमान में बाजार का जो है वो दिखावे वाला, आकर्षण रूप सर्वाधिक लोकप्रिय है। ये तो पाठ की प्रस्तावना से संबंधित प्रश्न थे, इसके जवाब आप लोगों को देना थे, लेकिन मैंने ही प्रश्न कर दिए और मैंने ही जवाब दिए। अब आ जाते हैं लेखक के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेने के लिए। जैनेंद्र कुमार जी का जन्म सन 1905 में अलीगढ़ में उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं परख, सुनीता, त्यागपत्र। इनके उपन्यास हैं वातायन, एक रात, दो चिड़ियाँ, पाजेब। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है इनकी कहानी संग्रह पर। भारत भारती सम्मान, उत्तर प्रदेश सरकार का जो साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है वो भी इनको दिया गया है। भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। हिंदी में इन्हें प्रेमचंद के बाद प्रमुख कथाकार के रूप में जाना जाता है। 1937 में प्रकाशित त्यागपत्र उपन्यास ने इन्हें मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के रूप में पहचान दिलाई। ये आमतौर पर मनोवैज्ञानिक उपन्यास ही कहलाते हैं। तो बाजार दर्शन जो है वो एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव से हुई रचना है। ये एक निबंध है और संक्षिप्त शब्दों में इसका सार बताने का मैंने प्रयास किया है कि निबंध में बताया गया है बाजार की जादुई ताकत कैसे हमें अपना गुलाम बना लेती है। अगर हम अपनी ज़रूरतों को ठीक ठीक समझकर बाज़ार का उपयोग करें तो उसका लाभ उठा सकते हैं, लेकिन अगर हम अपनी ज़रूरत के अनुसार बाज़ार का उपयोग न करके उसकी चमक दमक में फंस गए तो वह असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से हमें घायल कर सदा के लिए बेकार बना सकता है।
जैनेंद्र जी ने इसमें यही बताया है कि बाजार यदि हम जाते हैं और हमने अपने मन और अपनी बुद्धि में उचित सामंजस्य नहीं रखा तो बाजार हमें मूर्ख बनाने के लिए तैयार खड़ा है। पाठ आप लोगों के पास होगा पीडीएफ के रूप में, आप लोग उसको घर में पढ़ेंगे। उसमें कुछ कठिन शब्द मैंने आपके हिसाब से निकाले थे। परचेजिंग पावर, बच्चे अंग्रेजी से ज़्यादा फ्रेंडली हैं तो समझते ही होंगे इसका अर्थ। परचेजिंग मतलब खरीदना और पावर यानी शक्ति, खरीदने की शक्ति। असबाब, असबाब ये एक फारसी का शब्द है और सामान के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। दरकार, ज़रूरत। परिमित, परिमित यानी सीमित। अतुलित मतलब जिसकी कोई तुलना न की जा सके। हनुमान जी के लिए अतुलित बलधामा कहा जाता है। पेशगी, पेशगी मतलब अग्रिम राशि। पहले से हम किसी वस्तु का, किसी जगह का, किसी लैंड का बयाना कर देते हैं तो वो अग्रिम राशि कहलाती है पेशगी। नाचीज़, नाचीज़ मतलब महत्वहीन, अपने आप को छोटा महसूस करने का भाव, नाचीज़। कई पुरानी फिल्मों में आपने देखा होगा कि इस नाचीज़ के लिए क्या हुक्म है। तो आपको पाठ पढ़ते समय कुछ चीज़ें ध्यान रखना है कि शब्दों का शुद्ध उच्चारण करना है। कक्षा में शिक्षक के द्वारा या किसी साथी विद्यार्थी के द्वारा जब आप पढ़वाया जाएगा तो ध्यान से आपको सुनना है। निपात इसमें प्रयोग किए गए हैं तो निपातों को आपको यथास्थान प्रयोग करना है। कक्षा 9वीं में आपने निपात पढ़ लिए हैं। कठिन शब्दों के अर्थ आपको कॉपी में लिख लेने हैं। सामान्य लोग अपने पावर का प्रदर्शन किस प्रकार करते हैं? बाजार से सामान खरीद कर। चूँकि बाजार के संदर्भ में हमने इस प्रश्न को लिया है। बाजार आदमी की सोच किस प्रकार बदल देता है? जब आप पाठ पढ़ेंगे तो पाठ में आप देखेंगे कि कई लोग सामान खरीदने के लिए बाजार नहीं जाते, लेकिन बाजार की चकाचौंध से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि वो कुछ ना कुछ अनावश्यक सामान खरीद कर ले आते हैं। तो इसमें यही बताया है कि बाजार आदमी की सोच को किस प्रकार बदल देता है। बाजार के जादू का असर किस प्रकार के लोगों पर होता है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बाजार के जादू का असर उन लोगों पर होता है जिनके पास पैसा हो, जो दिखावे की सोच रखते हों। उन लोगों पर बाजार का ज़्यादा असर होता है। अगर खाली जेब आप बाजार जाएंगे तो क्या खरीद के लाएंगे? कुछ भी नहीं। तो ऐसे लोगों पर बाजार का जादू असर नहीं करता। बाजार की सार्थकता किस में है? तो बाजार की सार्थकता जो है वो है लोगों की आवश्यकता पूरी करने में। जब ग्राहक अपनी ज़रूरत का सामान बाजार से लाता है तो बाजार सार्थक हो जाता है। अपनी ज़रूरत का सामान। बाजार से आनंद कब मिलता है? जब बाजार ग्राहक को व्यर्थ का लोभ लालच और उसे धोखा देने की बजाय उसकी ज़रूरतों को पूरा करने लगता है तो सचमुच बाजार आनंददायी हो जाता है। बिल्कुल निश्चित बात है, लेकिन आज के बाजार और आज के व्यापारियों में ये सोच नहीं है। बाजार कब नहीं जाना चाहिए और क्यों? तो जब हमारे लिए अत्यधिक ज़रूरी ना हो तो हमें बाज़ार नहीं जाना चाहिए। और इसलिए नहीं जाना चाहिए क्योंकि अगर हमारे पास पैसा है और हम बाज़ार गए तो निश्चित है कि कुछ ना कुछ खरीद कर ले आएंगे। बाज़ार का ऐसा प्रभाव होता है। तो लेखक ने, चूँकि लेखक एक मनोवैज्ञानिक रचनाकार है, तो लोगों की मानसिक शक्ति को समझकर उसने ये निबंध लिखा है। पाठ आप लोग पढ़ लेंगे। इसके बारे में मैंने काफ़ी चीज़ें आपको संक्षिप्त में बता दी हैं। सीधा मैं प्रश्नों के उत्तर पर आ जाता हूँ और प्रश्न उत्तर इस पाठ में काफ़ी महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो पहला जो प्रश्न है वो है, मैंने प्रश्न नहीं लिखे हैं स्लाइड में, आप लोग किताब से लिख लेंगे। बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है?
तो बाजार का जादू चढ़ने पर मनुष्य बाजार की आकर्षक वस्तुओं के मोहजाल में फंस जाता है। बाजार के इसी आकर्षण के कारण ग्राहक सजी धजी चीज़ों को आवश्यकता न होने पर भी खरीदने को विवश हो जाता है। इस मोहजाल में फंसकर वह गैर जरूरी वस्तुएं भी खरीद लेता है, परंतु जब यह जादू उतरता है तो उसे ज्ञान होता है कि जो वस्तुएं उसने अपने आराम के लिए, अपने विलासिता के लिए खरीदी हैं, वे उसके लिए कई बार नुकसानदेह हो जाती हैं। जैसे कई बार हम इस टाइप के सामान ले आते हैं जो हमारे लिए आवश्यक नहीं होते, तो उनसे हमें परेशानी उत्पन्न होने लगती है। प्रश्न नंबर 2 है कि माया शब्द का प्रयोग पाठ में किया गया है, तो माया पाठ में किस संदर्भ में प्रयोग किया गया है? तो पाठ में माया जो शब्द है वो धन संपत्ति की ओर संकेत करता है। आमतौर पर स्त्रियां माया जोड़ती दिखाई देती हैं, मतलब धन का संचय करने की प्रवृत्ति होती है, परंतु उनका माया जोड़ने के पीछे अनेक कारण होते हैं। जैसे घर में जो माँ होती है वो छोटी छोटी आवश्यकताओं के हिसाब से उनकी पूर्ति करते हुए घर को संचालित करती है, और वो घर खर्च के लिए उसे जो पैसे मिलते हैं उनमें से कुछ पैसे बचा भी लेती है। बाद में वो किसी बड़े कार्य में सहयोग के रूप में सामने आते हैं। किस रूप में? बच्चों की शिक्षा दीक्षा के लिए जब कोई बड़ा अमाउंट फीस का भरना हो, तब परिवार पर किसी प्रकार से असमय कोई संकट आ जाता है, बीमारी या एक्सीडेंट जैसा, बच्चे का विवाह हो और पिता उतना मैनेजमेंट नहीं कर पाते, तो आमतौर पर घर की जो स्त्रियां हैं, माताएं हैं, वो अपनी संचित राशि विवाह में सहयोग के रूप में देती हैं। रिश्ते नातों को निभाने की जिम्मेदारियां आदि अनेक ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिनके कारण वे माया जोड़ती हैं। क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता ऐसी है कि धन का संचय न करने का संदेश इसमें दिया जाता है, लेकिन पारिवारिक और सांसारिक आदमी अगर धन का संचय नहीं करेगा तो उसके जीवन में अनेक समस्याएं आएंगी और उनको वो कठिनाई से सामना करेगा, हल नहीं कर पाएगा। इसलिए माया का संचय करना चाहिए, पर बहुत अधिक नहीं। प्रश्न नंबर 3 है कि बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का कौन सा सशक्त पहलू उभर कर आता है? क्या आपकी नज़र में उनका आचरण समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है? जब आप पाठ पढ़ेंगे तो लेखक ने एक प्रसंग इसमें दिया है भगत जी का, कि भगत जी बाजार में चूरण बेचने का काम करते थे, और जब वो चूरण बेचने बाजार में जाते थे तो उनके पास चूरण की निश्चित मात्रा होती थी, और निश्चित मात्रा ऐसे होती थी कि उन्हें पता था कि उन्हें कितने पैसे की ज़रूरत है। उनने फिक्स कर रखा था कि उन्हें 6 आने से अधिक नहीं कमाने हैं, इसलिए वे अपने चूरन को निश्चित मात्रा में बाज़ार लेकर जाते थे और हाथों हाथ उनका चूरन बिक जाता था, और लोग सद्भावना प्रकट भी करते थे भगत जी के प्रति। जैसे ही 6 आने की कमाई पूरी हो जाती थी, जो बचा हुआ चूर्ण है वो भगत जी बाज़ार में मुफ्त में बांट देते थे। तो ऐसे भगत जी जैसे लोगों पर बाजार का जादू नहीं चढ़ सकता, और लेखक ने इसमें यही बताया है कि भगत जी का जो व्यक्तित्व है वो एक सशक्त व्यक्तित्व के रूप में उभर कर आया है। भगत जी बाजार उन्हें कभी आकर्षित नहीं कर पाता, वे अपनी ज़रूरत भर सामान के लिए बाजार का उपयोग करते हैं। भगत जी जैसे व्यक्ति समाज में शांति लाते हैं, क्योंकि इस प्रकार के व्यक्तियों की दिनचर्या संतुलित होती है और ना ही बाजार के आकर्षण में फंसकर अधिक से अधिक वस्तुओं का संग्रह और संचय करते हैं, जिसके फलस्वरूप मनुष्यों में न अशांति बढ़ती है न महंगाई बढ़ती है, अतः समाज में भी शांति बनी रहती है। चूँकि यहाँ पर भगत जी का जिक्र आया है तो मैं एक प्रसंग आप लोगों से ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि अभी कोरोना का दौर चल रहा है, लॉकडाउन का, और लॉकडाउन मतलब बाज़ार टोटल लॉक है, बंद है। अब ऐसे में समाज में दोनों प्रकार के लोग उभर कर आ रहे हैं। एक तो वो जो बाज़ार
का भरपूर फायदा उठा रहे हैं, और दूसरे वो जो भगत जी जैसे व्यक्तित्व से प्रभावित हैं। कई व्यापारी वस्तुओं को 1.5 गुने और 2 गुने दामों में बेच रहे हैं, और कई लोग जो धन संपन्न वर्ग के लोग हैं वो मुफ्त में उन्होंने सराय और लंगर खुलवा रखे हैं कि वो गरीबों को मुफ्त में खाना दे रहे हैं। तो यही तो बाजार दर्शन है जो हर युग में जैनेंद्र जी के समय से लेकर और आज तक सभी के जीवन में प्रभावी हो रहा है। हमें भी बाजार की चकाचौंध से बचने का प्रयास करना है, और भगत जी के व्यक्तित्व से बहुत सारी चीज़ें हम सीख सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है बाजारूपन से क्या तात्पर्य है। किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं, अथवा बाजार की सार्थकता किस में है। तो बाजारूपन से तात्पर्य है ऊपरी चमक दमक, दिखावा। जब सामान बेचने वाले बेकार की चीज़ों को आकर्षक बनाकर बेचने लगते हैं तब बाजार में बाजारूपन आ जाता है। जो विक्रेता ग्राहकों का शोषण नहीं करते और छल कपट से ग्राहकों को लुभाने का प्रयास नहीं करते, साथ ही जो ग्राहकों का शोषण नहीं करते और छल कपट से लोग ग्राहकों को लुभाने का प्रयास नहीं करते, साथ ही जो अपनी आवश्यकताओं की चीज़ें खरीदते हैं वे लोग बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं। इस प्रकार विक्रेता और ग्राहक दोनों ही बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं, और बाजार की सार्थकता किस में है। मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में ही बाजार की सार्थकता निहित है। अर्थात अनावश्यक चीज़ें अगर बाजार में नहीं होंगी तो लोग आकर्षित भी नहीं होंगे। बाजार में अगर अनावश्यक चीज़ें हैं तो हमें अपने मन को इतना नियंत्रण में रखना है कि हमें उनसे प्रभावित होने से बचना है। अगला जो प्रश्न है वो है बाजार किसी का लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र नहीं देखता, वह देखता है सिर्फ उसकी क्रय शक्ति को। इस रूप में वह एक प्रकार से सामाजिक समता की भी रचना कर रहा है। आप इससे कहाँ तक सहमत हैं। तो बाजार, हम इस बात से पूरी तरह से सहमत हैं, क्योंकि आज हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पढ़ाई, आवास, राजनीति, धार्मिक स्थल आदि सभी में एक प्रकार का भेदभाव देखते हैं। बाजार को किसी लिंग, धर्म या जाति से कोई लेना देना नहीं होता, उसके लिए तो हर कोई केवल और केवल ग्राहक है। इस प्रकार यदि हम देखें तो बाजार एक प्रकार की सामाजिक समता की रचना करता है, और आपको कई जगह सामाजिक समता के उदाहरण देखने के लिए मिल जाएंगे। वहाँ भी हम तात्कालिक प्रसंग से उसको जोड़ना चाहेंगे। कोरोना का दौर चल रहा है तो आप लोग देख रहे होंगे कि बड़े बड़े महानगर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता से लाखों की संख्या में लोग वापस आ रहे हैं और उनको क्वारंटाइन सेंटर में ठहराया जा रहा है। वहाँ पर उनमें कोई जाति, कोई धर्म और किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये भी एक प्रकार का बाजार दर्शन ही है। अगला जो प्रश्न है वो है आप अपने तथा समाज में से कुछ ऐसे प्रसंग का उल्लेख करें जब पैसा शक्ति के परिचायक के रूप में प्रतीक हुआ हो। तो कई उदाहरण हैं। अभी ताज़ा तरीन उदाहरण में यहाँ देना चाहूँगा कि कई प्रदेशों में सरकारें गिराई गई और नई सरकार का गठन किया गया। वहाँ पर पैसे का किस तरीके से प्रभाव विधायकों, मंत्रियों और सांसदों पर दिखा। तो ये बाजार दर्शन का सबसे अच्छा उदाहरण है, जब पैसा शक्ति के परिचायक के रूप में प्रतीक हुआ और जब पैसे की शक्ति काम नहीं आई। असाध्य बीमारी जब किसी को हो जाती है तो वहाँ पर पैसा काम में नहीं आता, वहाँ तो सिर्फ आपकी इच्छा शक्ति और अदृश्य शक्ति, ईश्वरी शक्ति की कृपा ही आपके सहयोगी के रूप में साथ में रहती है। तो समाज में कई प्रकार के उदाहरण, कई प्रसंग ऐसे आपको मिल जाएंगे जहाँ पर दोनों प्रश्नों के जवाब आपको आसानी से मिल सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है बाजार दर्शन में पाठ में बाजार जाने या न जाने के संदर्भ में मन की कई स्थितियों का जिक्र आया है। आप इन स्थितियों से जुड़े अपने अनुभवों का वर्णन कीजिए। मन खाली हो, मन खाली होने से तात्पर्य क्या है यहाँ पर।
जब मैं केवल यूं ही घूमने की दृष्टि से बाजार जाता हूं तो ना चाहते हुए भी कई सारी महंगी चीज़ें घर ले आता हूं और बाद में पता चलता है कि इन वस्तुओं की वास्तविक कीमत तो बहुत कम है और मैं केवल उनके आकर्षण में फंसकर इन्हें खरीद लाया। बाजार दर्शन का मन खाली हो, ये सबसे अच्छा सटीक उदाहरण है। हम लोग भी बाजार जाते हैं, कपड़े खरीदने जाती हैं आमतौर पर महिलाएं, और दिखावे के चक्कर में या अपने मित्रों के द्वारा प्रोत्साहित करने के कारण कई बार वो अनावश्यक सामान खरीद कर ले आते हैं सिर्फ दिखावे के लिए। कार, दो पहिया वाहन, इसके कई उदाहरण हैं कि लोग इन्हें अपनी प्रेस्टीज के रूप में, समाज में अपनी प्रतिष्ठा के रूप में प्रयोग करते हैं। कार खरीद लेते हैं और वो महीनों खड़ी रहती है, उसमें लाखों रुपए जाम हो जाते हैं, लेकिन अनावश्यक चीज़ें हैं जो वो प्रतिष्ठा और मान सम्मान का द्योतक बन जाती हैं। एक एक घर में चार चार मोटरसाइकिल, दो दो कार होना, यही तो बाजार दर्शन का अनूठा उदाहरण है। मन खाली ना हो, कई बार बाजार, इसका एक उदाहरण दूंगा कि एक बार मुझे बाजार से एक लाल रंग की साड़ी खरीदनी थी, तो मैं सीधे साड़ी की दुकान पर पहुंचा। उस दुकान में अन्य कई तरह के परिधान मुझे आकर्षित कर रहे थे, परंतु मेरा विचार पक्का होने के कारण मैं सीधे साड़ी वाले काउंटर पर पहुंचा और अपनी पसंद की साड़ी खरीदकर बाहर आ गया। चूँकि ये स्थिति बहुत दुविधापूर्ण होती है, बाजार में जाने पर कई लुभावनी चीज़ें होती हैं जो हमें आकर्षित करती हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हम क्या खरीदने आए हैं। मन बंद होना, कभी कभी जब मन बड़ा उदास होता है तब बाजार की रंग बिरंगी वस्तुएं भी हमें आकर्षित नहीं करती और हम ज़रूरी सामान भी बाजार से बिना लिए आ जाते हैं। मन में नकार, नकार मतलब नेगेटिव भाव हो मन में, तो उसका उदाहरण पाठ में दिया गया है कि पड़ोसी ने मुझे नकली वस्तुओं के बारे में कुछ इस तरह समझाया कि मेरे मन में वस्तुओं के प्रति एक प्रकार की नकारात्मकता आ गई। मुझे बाजार की सभी वस्तुएं कोई न कोई कमी दिखाई देने लगी। मुझे लगा जैसे सारी वस्तुएं अपने मापदंडों पर खरी नहीं उतरती। इसका एक और उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। दवाइयाँ, दवाइयों का इस तरीके से आजकल बाज़ार में प्रयोग किया जा रहा है कि समझ में नहीं आता कि कौन सी गोली आपको मेडिसिन सही मतलब फ़ायदेमंद है और उसके क्या साइड इफ़ेक्ट होंगे। तो दवाइयाँ लेने में भी आजकल लोगों को बड़ा भयप्रद माहौल निर्मित हो रहा है। अगला जो प्रश्न है वो है, बाजार दर्शन पाठ में किस प्रकार के ग्राहकों की बात हुई है? आप स्वयं को किस श्रेणी के ग्राहक के रूप में मानते हैं? तो खाली मन और जेब भरे वाले ग्राहक जो हैं वो भरे मन और भरी जेब वाले ग्राहक, परचेजिंग पावर का प्रदर्शन करने वाले ग्राहक, बाजारूपन बढ़ाने वाले ग्राहक, अपव्ययी ग्राहक, अपव्ययी मतलब व्यर्थ का खर्च करने वाले, भरे मन वाले ग्राहक और मितव्ययी और संयमी ग्राहक। पाठ में और पिछले प्रश्नों में इन सब पे चर्चा हो चुकी है। चूँकि मैं अपने आप को एक भरे मन वाला ग्राहक समझता हूँ, क्योंकि जब मैं बाज़ार जाता हूँ तो दृढ़ निश्चय करके आता हूँ कि मुझे बाज़ार में क्या खरीदना है, कौन सी वस्तु मेरे लिए आवश्यक है। इसके पहले मतलब 2-5 साल पहले वाली स्थिति ये थी कि मैं बाज़ार जाता था और कई अनावश्यक चीज़ें उठाकर ले आता था। तो मैं भरे मन का ग्राहक बनना चाहता हूँ और हूँ भी। आप इसमें और भी कई प्रश्न बीच में आए हैं। विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों का इसमें वर्णन किया गया है कि मॉल संस्कृति क्या है। मॉल की संस्कृति में हमें एक ही छत के नीचे तरह तरह के सामान मिलते हैं। यहाँ का आकर्षण हमें सामान खरीदने को मजबूर कर देता है। इस प्रकार के बाज़ारों को
के ग्राहक उच्च और मध्यम वर्ग से संबंधित लोग होते हैं। मॉल की संस्कृति से सामान्य बाजार में लोगों की आवश्यकता अनुसार चीज़ें होती हैं। यहाँ का आकर्षण मॉल संस्कृति की तरह नहीं होता। इस प्रकार के बाज़ारों के ग्राहक मध्यम वर्ग से संबंधित होते हैं। सामान्य बाज़ार मतलब कस्बे या स्थानीय स्तर पर जो बाज़ार लगाए जाते हैं वो। हाट की संस्कृति, हाट मतलब एकदम सीधे और सरल ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न वर्ग के ग्राहक होते हैं। इस प्रकार के बाज़ारों में दिखावा नहीं होता। तो परचेजिंग पावर जो है वो हमें मॉल संस्कृति में ही दिखाई देती है, क्योंकि एक तो उसके ग्राहक उच्च वर्ग से संबंधित होते हैं और मॉल संस्कृति में वस्तुओं को कुछ इस तरह के आकर्षण में पेश किया जाता है कि ग्राहक उसे खरीदने को मजबूर हो जाते हैं। जिसका सीधा सा उदाहरण है, जबलपुर में आप समदड़िया मॉल चले जाइए, आप एक टी शर्ट खरीदने जाएंगे तो वहाँ जो बेचने वाले हैं, जो व्यापारी लोग हैं, वो इस तरीके से आपको लुभाने की कोशिश करेंगे कि आप टी शर्ट के साथ पैंट तो खरीद ही लेंगे, क्योंकि उनको इस तरह से प्रशिक्षित किया जाता है। तो परचेजिंग पावर हमें मॉल संस्कृति में ही दिखाई देती है। भाषा की बात पे मैं थोड़ा ध्यान दिलाना चाहूँगा कि यहाँ पर औपचारिक और अनौपचारिक कथन के बारे में बताया गया है। औपचारिक और अनौपचारिक, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच आप लोगों ने पढ़ी है, वाक्य और वाच्य भी पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा उनको बदल दिया गया है कि औपचारिक और अनौपचारिक कथन क्या होते हैं। वाक्य विन्यास का पालन करने में निर्मित वाक्य औपचारिक कहलाते हैं, और जब वाक्य विन्यास में थोड़ा हेर फेर कर दिया जाता है तो वे वाक्य अनौपचारिक कहलाते हैं। वाक्य विन्यास मतलब वाक्य संरचना। एक बार की बात कहता हूँ, ये औपचारिक बात। पैसा पावर है, ये भी औपचारिक वाक्य है। लोग संयमी भी होते हैं, ये भी औपचारिक कथन है। बाजार में एक जादू है, ये भी औपचारिक कथन है। वाक्य का जो अनौपचारिक रूप है वो है बाजार है कि शैतान का जाल। अब बाजार में एक जादू है और बाजार है कि शैतान का जाल, विन्यास में अंतर आ गया। उस महिमा का मैं कायल हूँ, मतलब उससे मैं प्रभावित हूँ। पैसा उससे आगे होकर भीख मांगता है। पैसा उससे आगे होकर भीख मांगता है। इसमें वाक्य विन्यास अनौपचारिक इस्तेमाल किया गया है। तो ये यहाँ पर वाक्य विन्यास के प्रश्नों को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया था। इसमें और कुछ नीचे उदाहरण दिए गए हैं, आप लोग चाहें तो इनको भी हल कर सकते हैं। शिक्षण अधिगम क्रियाकलाप क्लास में कैसे होना है, तो वो तो सभी लोग जानते हैं। शिक्षक पाठ का आदर्श वाचन करता है, विद्यार्थी मन में पढ़ते हैं, फिर किसी विद्यार्थी से पढ़वाया जाता है। कठिन प्रश्नों के, कठिन शब्दों के जवाब, अर्थ जो हैं श्यामपट्ट पर लिखाए जाते हैं। और पाठ में जो छोटे छोटे गद्यांश के रूप में कोई निबंध या कहानी होती है तो उससे संक्षिप्त प्रश्न बनाकर भी आप लोगों से पूछे जाते हैं। और अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न पूछकर व्याकरण संबंधी जानकारी देकर पाठ का समापन किया जाता है। लगभग इसी प्रक्रिया में हमने अपना पाठ संपन्न करने का प्रयास किया है। विज्ञापन लेखन आप कक्षा 10वीं में पढ़ चुके हैं। चूँकि बाजार दर्शन एक पाठ है विज्ञापन से संबंधित, तो आपको टीवी के एक नए शोरूम पर विज्ञापन तैयार करना है। आशा है कि आप लोग इसके बारे में लिखेंगे। और बाजार दर्शन पाठ आप पढ़ चुके हैं तो आप उसी तरह की रूपरेखा और लेखक की विचारधारा से प्रभावित होकर एक विज्ञापन तैयार करेंगे। ये चैप्टर चूँकि थोड़ा सा बृहद है तो आप लोग इसको घर में अध्ययन करेंगे और प्रश्नों के उत्तर मिलाकर और उसे हल करने का प्रयास करेंगे। आप सभी स्वस्थ रहें, ऐसी मेरी कामना है। धन्यवाद।